हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 21 में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म पार्ट 4। तो इस टॉपिक में आज हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उनका हेडिंग है बार मैग्नेट placed in an external magnetic field, पर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का है ना। तो अब आपको समझ होनी चाहिए कि जो बार मैग्नेट है ना, उसके कारण एक तो जो उसकी सराउंडिंग स्पेस है उस पे उसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और दूसरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बार मैग्नेट का अपना नहीं है, ये किसी और ने पैदा किया हुआ है और यूनिफॉर्म नेचर का है ना। इसी कारण ये बार मैग्नेट के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो इसको हम इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और इसकी पोल स्ट्रेंथ +QM है, और ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ -QM है, और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में जो दूरी है ना L, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि जो बार मैग्नेट है, क्योंकि एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है ना, तो M वेक्टर। अब आप देख रहे हो कि जो M वेक्टर है वो B वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना, वो हमने थीटा मान लिया। अगली बात, जैसा कि जब आपने मैग्नेटिज्म की स्टडी करनी है तो आप उसको रिलेट करिए विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरह के चार्जेस हैं, है ना, ऐसे ही यहाँ पर दो तरह के पोल्स हैं, और वहाँ पर जो चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ पोल करेगा, और जो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे वो साउथ पोल करेगा ना। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है, किस तरफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो नॉर्थ पोल है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी, +QM, और जो साउथ है वो -QM, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो बार मैग्नेट है, जब उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, बट दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स 0। तो यही बात हमने वहां पर भी प्रूव की थी कि जब बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा यूनिफॉर्म में, तो नेट फोर्स 0 लगेगी, है ना। अब क्योंकि बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक डाइपोल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म नेचर में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगी। बट दूसरी बात कि यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि जो दो फोर्सेज लग रही हैं ना बार मैग्नेट पे, मैग्नेटिक डाइपोल पे, उन दोनों की जो लाइंस ऑफ एक्शन है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज है, वो वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये डिफरेंट है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, और साथ में दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो वो दोनों फोर्सेस मिलके कपल बनाती है ना। तो इसका मतलब बार मैग्नेट पे कपल लगेगा ना। तो कपल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो
रोटेटिंग इफेक्ट पैदा करेगी ना, तो रोटेटिंग इफेक्ट होगा, और उस कपल के रोटेटिंग इफेक्ट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, और टॉर्क के बराबर भी मान लेते हैं ना। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। अब यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है ना, ये वाली, तो ये SN, इसको हमने O मान लिया ना। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये NO जो है ना वो क्या हो गया, तो NO परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब इस NO की वैल्यू आप इस राइट एंगल ट्राइंगल NOS से निकाल सकते हो। अगर ये थीटा है तो थीटा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है ना। तो अब जो F1 है या F2 है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो और NO की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो कि ये इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल NOS, तो हमने NO की वैल्यू निकालनी है ना, हमें ये हाइपोटेन्यूज L मालूम है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो NO इज इक्वल टू L साइन थीटा ना। तो ये वैल्यू हम, अब QM इंटू L क्या होगा, वेयर QM इंटू L क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये मालूम है हमें। तो इतनी टॉर्क लगेगी, और ये टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो आप, तो ये M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड से आएगी ना। अब अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, टॉर्क की, तो जो टॉर्क है ना वो मैग्नेटिक डाइपोल पे या बार मैग्नेट पे कैसे लगेगी कि वो डाइपोल मूवमेंट को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगी। मींस अब यहाँ से देखिए ना M क्रॉस B, अब ये M वेक्टर की डायरेक्शन है और ये B वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अगर आप M वेक्टर से B वेक्टर की तरफ है ना फिंगर्स को, तो टॉर्क डाउनवर्ड है ना, यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट नीचे की तरफ है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड अंदर की तरफ है। और ये टॉर्क इस डाइपोल को कैसे घुमाएगी, ताकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को बी डायरेक्शन में अलाइन कर सके। मींस जो बार मैग्नेट है, जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म नेचर में प्लेस करेंगे ना, तो नेट फोर्स तो चाहे जीरो हो, बट जो टॉर्क लगेगी वो MB साइन थीटा के बराबर होगा उसका मैग्नीट्यूड, और वो हमेशा डाइपोल को किस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट B की तरफ हो सके है ना, एक्सटर्नल मैग्नेट मींस थीटा कम हो सके और कम होके जीरो हो जाए ना, तो उस तरफ लगेगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि टॉर्क जरूरी नहीं है लगे, कि अगर मान लीजिए कि आपका जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट पहले से ही B वेक्टर के अलोंग है, तो M वेक्टर एंड B वेक्टर में जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क साइन 0 के होने कारण 0 हो जाएगी ना। और अगर मान लीजिए कि आपका जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट B वेक्टर के ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो तब थीटा 180 डिग्री होगा और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है ना, तो टॉर्क नहीं लगेगी। इसका मतलब जब कोई भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म नेचर में प्लेस किया जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स तो कभी भी नहीं लगेगी है ना, पर जो टॉर्क लगेगी वो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस्ड है तो नहीं लगेगी, अदरवाइज हर पोजीशन में लगेगी। और मैक्सिमम टॉर्क कितनी लगेगी है ना, तो अगर इनके बारे में बात करें तो देखिए स्पेशल केसेस,
कि इफ एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा 0 डिग्री होने के कारण टॉर्क भी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। और अगर एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री 0 होगा। पर अगर एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो थीटा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, मालूम है आपको 1, तो टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगी, कितनी, mv, क्योंकि टॉर्क निकालने का फार्मूला है ना mv साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर 1 है, मैक्सिमम है, तो टॉर्क मैक्सिमम mv के इक्वल होगी ना। पर कब होगी, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्क डन टू रोटेट द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपका बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इस पे जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगी ना, वो mv साइन थीटा लगेगी, है ना। गॉट इट। अब ये टॉर्क क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी मैग्नेटिक टॉर्क, ताकि m वेक्टर की डायरेक्शन v की तरफ हो जाए। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये डाइपोल उल्ट घुमाना है ना, थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट द मैग्नेटिक टॉर्क। तो वो जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो मैग्नेटिक टॉर्क के क्या होगी, इक्वल बट ऑपोजिट, है ना, ये लगानी पड़ेगी ना। तो जितनी मैग्नेटिक टॉर्क लग रही है ना, उतनी हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब वर्क इज डन टू रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट मैग्नेटिक टॉर्क। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो किसके बराबर आएगा, तो पहले हम स्मॉल वर्क डन करते हैं ना, स्मॉल वर्क डन होगा दिस वन, ठीक है। अब जब हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ना, सॉरी, mv साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो आपका डाइपोल है वो एंगल बना रहा है थीटा 1, और फाइनली उसको हमने घुमा के लेके जाना है, और फाइनल एंगल बनना चाहिए थीटा 2। तो थीटा 1 2, ठीक है ना। तो अब वर्क डन किसके बराबर होगा, mv कांस्टेंट, bv कांस्टेंट। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करिए आप, तो माइनस कॉस थीटा ना, थीटा 1 2। अब यहां पे माइनस बाहर आ गया, m, ठीक है।
तो ये वर्क डन आ गया ना। तो जब भी आपने किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है थ्रू सम एंगल या फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 टू फाइनल ओरिएंटेशन θ2, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, -mb इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब अगर हमने निकालनी है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट placed in uniform external magnetic field। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट magnetic torque to rotate the dipole from initial orientation 90 degree, means normal to the perpendicular to the magnetic field to theta। मतलब जैसा कि हमने पीछे वर्क डन निकाला है, तो वो वर्क डन हमने निकाला कि हमने बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है और इनिशियल एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ θ1 और फाइनल है θ2। पर अगर θ1 90 डिग्री हो और θ2 θ हो, तो देन जो वर्क डन होगा ना उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मीन्स ये WU होगा कब, जब यहाँ पे θ1 की वैल्यू 90 डिग्री होगी और यहाँ पे θ2 की वैल्यू θ होगी ना। अब cos 90 0 होता है, -m डॉट प्रोडक्ट आ गया ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप वर्क डन को डिराइव करोगे एग्जाम में और उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो ऐसे करना है ना, गॉट इट। अच्छा, अब अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा कि जब आप किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो नेट फोर्स 0 होने के कारण, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस नहीं करेगा, बट टॉर्क मे एक्ट मीन्स, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करती है ना मैग्नेटिक टॉर्क mb साइन थीटा पे है ना, तो टॉर्क कभी 0 भी हो सकती है जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या एंटी पैरेलल है। तो इस कारण, क्योंकि टॉर्क 0 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इसके कारण कि इट मे पोजेस रोटेशनल मोशन, it will not possess translational motion but it may possess rotational motion, got it। अच्छा, अब अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mb cos थीटा है ना। तो अब अगर हम इसके स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप क्या देख रहे हो कि अगर m and b are in the same direction, तो थीटा के 0 डिग्री होने के कारण फोर्स तो पहले ही 0 है, टॉर्क भी 0 होगी। अब फोर्स 0 मीन्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 मीन्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
और साथ में जब थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो u विल बी मिनिमम। तो जब फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, तो इक्विलिब्रियम, और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो देन इट बिकम्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अब अगर m and b vector are in the opposite directions, तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो फोर्स 0 ही है, टॉर्क भी 0 ही होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि टॉर्क है एम बी साइन थीटा, तो साइन 180 डिग्री 0 होता है ना, तो टॉर्क भी 0। अगेन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। पर थीटा 0 डिग्री होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस एम बी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 माइनस प्लस मैक्सिमम। और जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है कि जब कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा ना, तो अगर उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ऑपोजिट है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो ये बातें भी साथ में आपने याद रखनी है। तो ये तो था कि जब हम मैग्नेट, बार मैग्नेट के कारण पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे थे, और उसके साथ आज हमने किया डिस्कस कि जब कोई भी बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क कितनी लगेगी, नेट फोर्स कितनी लगेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में हमने बात की है ना। और यही रिजल्ट्स तब भी अप्लाई होंगे जब अगर मैग्नेटिक डाइपोल की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। जस्ट सिंबल्स चेंज होंगे। जहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हमने सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस करना है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस करना है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको म्यू नॉट बाय 4 पाई करेंगे ना। तो इसी तरह करना है। तो ये आर्टिकल्स रिजेंबल करते हैं, मींस जो आर्टिकल्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं ना। तो ये था रिगार्डिंग बार मैग्नेट। तो थैंक यू वेरी मच।